तो वापस स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 43 है और आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा के इस विषय से मैट्रिक्स के रैंक पर चर्चा करेंगे और डेफिनिशन के साथ हम शुरुआत करेंगे जिसका हमने अपने पिछले लेक्चर में उल्लेख किया है। यह एक मैट्रिक्स का रैंक है जो गैर शून्य पंक्तियों की संख्या है या इसकी कम पंक्ति के इकोलॉन फॉर्म में पिवोट्स की संख्या है। इसलिए यह है कि यह पंक्ति कम किया गया इकोलॉन फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ बताता है और यह महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग इस रैंक के बारे में बहुत ही अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसलिए मैट्रिक्स का रैंक पिवोट्स की संख्या है जिसे हम अपने कम किए गए पंक्ति के इकोलॉन फॉर्म में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे लेते हैं जो पहले से ही पिछले लेक्चर में इस्तेमाल किया गया था। हमने इसकी पंक्ति को कम किए गए इकोलॉन फॉर्म को भी देखा है जो यहाँ दिया गया है। तो यह इस मैट्रिक्स का पंक्ति कम किया गया सोपानक रूप है। और अब क्या है, हमें यहाँ पिवोट्स को गिनने की ज़रूरत है ताकि एक पिवोट हो और यह भी पिवोट हो और यह दो पिवोट है। इसलिए हमारे पास 1 से 3 है। इस पंक्ति में 3 पिवोट्स हैं जो कि इकोलॉन फॉर्म को कम करते हैं और इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। इसलिए 3 पिवोट्स हैं और डेफिनिशन के अनुसार रैंक मैट्रिक्स की रैंक कुछ भी नहीं है। यह कम पंक्ति के इकोलॉन फॉर्म में कई पिवट्स है जो 3 है। इस उदाहरण में इस डेफिनिशन का कॉन्सिक्वेंस हम आसानी से कर सकते हैं। यह पता लगाएं कि m क्रॉस n मैट्रिक्स की रैंक n या m से ग्रेटर दैन नहीं हो सकती है। इसलिए m पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या है और रैंक m या n से अधिक नहीं हो सकता है की संख्या है और रैंक m या n से ग्रेटर दैन नहीं हो सकता है। इसे m n के न्यूनतम से लेस देन होना चाहिए। कारण स्पष्ट है क्योंकि प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक कॉलम में एक से अधिक पिवट नहीं हो सकते हैं। कॉलम में अधिकतम एक पिवट हो सकती है या पंक्ति में भी अधिकतम एक पिवट हो सकती है। एक पंक्ति में 2 पिवट नहीं हो सकते हैं, इसलिए अधिक कॉलम में 2 पिवट अधिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम पिवोट्स की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए यह रैंक m से ग्रेटर दैन नहीं हो सकता है। इसका न्यूनतम इस m और n से लेस देन या इक्वल होना चाहिए। समाधान लिखिए। इन फ्री वेरिएबल्स को लेकर जो कि x2 है और यह भी x5 है। इसलिए इन फ्री वेरिएबल्स को लेकर हम इसे लिख सकते हैं कि ये x बराबर 0 है। इसका हल ये x इक्वल है इस रूप में जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वह वास्तव में है, हम रैंक की अन्य डेफिनिशन की तलाश कर रहे हैं क्योंकि यह एकमात्र डेफिनिशन नहीं है जो हमने पिवोट्स की संख्या के संदर्भ में दी है। तो उसके लिए हमें बस कुछ तैयारियों की ज़रूरत है। इसलिए यदि हम अब मामला 1 पर ध्यान दें तो अगर हम इस अल्फा को लेते हैं तो 1 इक्वल होता है और अल्फा 2 0 के इक्वल होता है। तो यह इस सिस्टम का एक समाधान होगा। इस अल्फास को चुनकर मूल रूप से हम अलग अलग समाधानों की तलाश कर रहे हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर मामले के लिए हम ले रहे हैं इस अल्फास को 1 के रूप में, एक अल्फा 2 को 0 के रूप में चुनना। इसलिए इस x का हमारा समाधान 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 से -2 1 0 0 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे x का समाधान इस सिस्टम के 0 के इक्वल है और फिर यह x है 0 के इक्वल। इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस मैट्रिक्स का यह उत्पाद इस x के साथ यहाँ x1 x2 x3 x4 और x5 x, तो यह प्रोडक्ट है और यह x के साथ हम इस x के रूप में भी लिख सकते हैं और फिर पहला कॉलम प्लस यह x2 दूसरा कॉलम x3 दूसरा तीसरा कॉलम x4 यह आगे का कॉलम x5 और यह पांचवां कॉलम 1 3 4 1 और यह 0 के इक्वल है। इसलिए इस मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट को देखने का एक और तरीका है जिसे हम इस वेक्टर रूपों में लिख सकते हैं। तो अब यह हो रहा है
और हमने देखा है कि यह इक्वेशंस की इस सिस्टम -2 4 x 1 और ये यहाँ हैं 1 4 तो यह -2 है और यह x2 x1 है और यह हम इन सभी 0 को 0 ले सकते हैं। तो अब हमने इसके साथ क्या देखा कि माइनस यह 2 गुना C1 इस कॉलम को हमारे मैट्रिक्स में से एक को दर्शाता है, इसलिए यह C1 माइनस 2 C1 प्लस C2 0 के इक्वल है। इसलिए हमने कम से कम इस संबंध से क्या देखा कि यह कॉलम 1 और कॉलम 2 निर्भर हैं। हम इस कॉलम 2 को यहाँ कॉलम 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कॉलम 2 और कुछ नहीं बल्कि कॉलम 1 का 2 गुना है, ताकि एक संबंध जिसे हम सीधे मैट्रिक्स से ही स्पष्ट रूप से देख सकें, क्योंकि लेकिन कभी कभी यह देखना आसान नहीं होता है कि हमारे पास कब है चित्र में अधिक वेक्टर। यहाँ केवल 2 वेक्टर थे, इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं। यही एक संबंध है जिसे हमने देखा है कि ये C2 कॉलम 2 कुछ भी नहीं है लेकिन 2 बार C1। ये 2 कॉलम डिपेंडेंट कॉलम हैं। एक और अवलोकन जल्दी से हमारे पास होगा। अब हम एक और मामला लेंगे जहां हम इस अल्फास को चुनेंगे 2 1 हो और यह अल्फा 1 2 0 हो। इसका मतलब है कि इस x का अब हमारा समाधान 0 के इक्वल है। इस सदिश के साथ 0 से 9.50 माइनस 400.5 के इक्वल है और यह कि यह पहले से ही दिया गया था, इसलिए यह पहला कॉलम, तीसरा और चौथा वे ऐसे कॉलम्स हैं जिनके पिवट्स अपने कम रूप में कम हो गए हैं। तो यहाँ x फिर से 0 के इक्वल है। इस अवलोकन के साथ हम अब समाधान को ठीक करेंगे, इसलिए समाधान कहता है कि यह -9.5 और फिर यहाँ 0 और यह x3 -4 और फिर x4 -0.5 और फिर यह x5 है। तो इस संबंध के साथ अब हम देखते हैं कि यह -9.5 है। कॉलम 1 -4 बार इस कॉलम 3 और -0.5 कॉलम 4 और प्लस यह कॉलम 5 इस 0 वेक्टर के इक्वल होना चाहिए जिसमें यह सब कॉम्पोनेंट 0 है। या हमें मूल रूप से यह संबंध मिलता है कि C5 और कुछ नहीं बल्कि 9.5 C1 प्लस 4 C2 प्लस है 0.5 C4। तो हम फिर से क्या देखते हैं कि C5 यहाँ कॉलम 5 इस कॉलम C1 C3 और C4 पर निर्भर करता है, या तो यह कॉलम नंबर 2। पिछले मामले से हमने देखा है कि यह कॉलम 1 के 2 बार के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यह कॉलम 2 डिपेंडेंट है, या इसलिए हमने देखा है कि कॉलम 5 डिपेंडेंट है और वे इन कॉलम पर डिपेंडेंट हैं जिनमें पिवट्स हैं। एक और अवलोकन जिसे हम उस कम किए गए इक्लॉन फॉर्म से पता लगा सकते हैं कि ये वेक्टर यहाँ लाल रंग के साथ कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 है, इसलिए ये वेक्टर यहाँ आसानी से उस कम किए गए फॉर्म से सीधे साबित हो सकते हैं कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट से स्वतंत्र हैं कि कम रूप से कोई इस बारे में बात कर सकता है। और हमने देखा है कि ये कॉलम यहाँ उन्मुक्त चर के अनुरूप हैं, वे लिनियरली इंडिपेंडेंट से निर्भर हैं और यह सामान्य परिणाम है न केवल इस पर्टिक्युलर उदाहरण के लिए कि जिन कॉलम्स में पिवोट्स अपने कम रूप में होते हैं वे हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और अन्य कॉलम्स जिनमें ये मुक्त वेरिएबल्स हैं या जहां उनके पास नहीं है वे वास्तव में लिनियरली से डिपेंडेंट है। तो अब हम अपनी डेफिनिशन को फिर से लिख सकते हैं जो इस रैंक के लिए कहती है कि यह और कुछ नहीं बल्कि पिवोट्स की संख्या है, लेकिन अब हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉलम्स की संख्या के रूप में रैंक और कुछ नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कॉलम्स की संख्या है। क्योंकि यह कॉलम डिपेंडेंट है यह कॉलम भी डिपेंडेंट है, इसलिए 3 हैं इंडिपेंडेंट कॉलम और वे मूल रूप से इस पिवट कॉलम से मेल खाते हैं। इसलिए अब रैंक के लिए हमारी डेफिनिशन मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर से वही अवलोकन जो हमने यहाँ स्तंभों के साथ किया है हम पंक्तियों के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए जिन पंक्तियों में हमें ये पिवट्स मिली
वहाँ समान संख्या में पंक्तियाँ हैं जो इस मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए हमारे पास यह डेफिनिशन भी हो सकती है कि रैंक इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या के अलावा और कुछ नहीं है और वे एक ही कॉलम हैं, क्योंकि पिवोट्स की संख्या मूल रूप से इसके कम रूप में तय की जाती है। तो हमारे पास अब हम एक और डेफिनिशन दे सकते हैं। मैट्रिक्स की रैंक लिनियरली से इंडिपेंडेंट पंक्तियों या मैट्रिक्स में लिनियरली से इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या है, जो कि रैंक है। एक और डेफिनिशन जो हम मिनट में देने जा रहे हैं, उससे पहले हम इन दो रिक्त स्थान को डेफिनिशन करते हैं। कॉलम स्पेस कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी दिए गए मैट्रिक्स के लिए कॉलम वेक्टर का स्पैन है। हम इसके कॉलम को वेक्टर के रूप में लेते हैं और फिर उन्हें स्पैन करते हैं, जिसे हम कॉलम स्पेस कहते हैं। क्योंकि किसी भी वेक्टर का कोई भी स्पैन जो वेक्टर स्पेस होता है, जिसे हम पिछले लेक्चर में पहले ही देख चुके होते हैं, तो यहाँ भी या कॉलम के इन वेक्टरों की स्पैन तो इस एक स्तंभ वेक्टर स्पेस भी बनाएगा, जिसे हम कॉलम स्पेस कहते हैं। इसलिए कॉलम स्पेस एक वेक्टर स्पेस है, जो कि कॉलम के स्पैन के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह हमारे पास पंक्ति स्पेस और कुछ नहीं बल्कि एक पंक्ति वेक्टर की स्पैन है। कॉलम स्पेस के समान अगर हम वहां पंक्तियों को लेते हैं और यह उन्हें स्पैन करता है, तो यह स्पेस, जिसे हम रो स्पेस कहते हैं। और दूसरी डेफिनिशन जो अब हमारे पास मैट्रिक्स के रैंक के लिए है, वह है रो स्पेस का आयाम। क्योंकि जब हम उदाहरण के लिए पंक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पंक्ति स्पेस का आयाम क्या होगा? आयाम लिनियरली से इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या होगी। उस स्पैन में, उस सेट में यहाँ लिनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या, जो वास्तव में रैंक के साथ फिर से डेफिनिशन है। इसलिए यहाँ पंक्ति स्पेस का आयाम और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में लिनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या या कॉलम स्पेस का आयाम। इसलिए कॉलम स्पेस का आयाम और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स में इसके कई रैखिक रूप से स्वतंत्र कॉलम हैं, इसलिए हमारे पास पहले से ही यह तीन परिभाषाएं हैं। अब तक रैंक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी इक्लोन फॉर्म पंक्ति में पिवोट्स की संख्या कम हो गई है। डेफिनिशन संख्या 2 मैट्रिक्स की रैंक और कुछ नहीं बल्कि लिनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या या मैट्रिक्स के लिनियरली इंडिपेंडेंट स्तंभों की संख्या है। और आयाम के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि रैंक और कुछ नहीं बल्कि पंक्ति स्पेस का आयाम है, या एक के स्तंभ स्पेस का आयाम रैंक शून्यता प्रमेय है, जो हम केवल उदाहरण की मदद से निरीक्षण करेंगे। इसलिए फिर से हम उसी उदाहरण के साथ जारी रखेंगे। इसलिए हमारे पास यह यहाँ है और इसका छोटा रूप हमारे पास ये पिवोट एलिमेंट्स हैं। हमारे पास समाधान x0 के इक्वल है, जो इस रूप में लिखा गया था। x1 x2 x3 x4 अल्फा के इक्वल है। एक बार यह जनरेटर प्लस अल्फा 2 गुना दूसरा जनरेटर जो समाधान उत्पन्न करता है, तो यहाँ a की रैंक 3 है, क्योंकि यह संख्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों या लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स की संख्या या पिवोट्स की संख्या। हमारे पास यह रैंक 3 है। एक शून्यता की शून्यता क्या है? याद रखें, शून्यता जीरो स्पेस का आयाम था, और यहाँ जीरो स्पेस इस x का समाधान से 0 के इक्वल है, तो x का यह समाधान से 0 के इक्वल है। आयाम 2, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं जो इसका कोई भी समाधान उत्पन्न कर सकते हैं। एक सेट और ये दो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ एक की शून्यता 2 है, क्योंकि यह सामान्य रूप से पंक्ति कम किए गए इक्लोन फॉर्म में इस मुक्त वेरिएबल की संख्या है। या पहले हम इस उदाहरण के बारे में एक बार फिर बात करते हैं। इसलिए यहाँ हमारे पास रैंक 3 है और यह शून्यता 2 है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 + 2 हमें संख्या प्राप्त होगी।
ये वेरिएबल्स यहाँ x में अज्ञात की संख्या 0 के इक्वल है। कारण स्पष्ट है क्योंकि रैंक वास्तव में अन्य पिवोट्स की संख्या को परिभाषित करता है और यह शून्यता इस ज्ञात पिवोट्स की संख्या के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हम यहाँ प्रत्येक कॉलम को कवर कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास पिवोट है ताकि यहाँ रैंक की गिनती हो, इसलिए यहाँ 1 प्लस 1 इन 1 प्लस 1, इसलिए हमारे पास 3 रैंक हैं। क्योंकि इस 3 कॉलम में पिवोट्स हैं और इन 2 कॉलम में नहीं है पिवोट, तो वे मुक्त वेरिएबल्स होंगे और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह 1 की शून्यता है, इसलिए यह अंत में जोड़ देगा जो कॉलम की संख्या है या x में अज्ञात की संख्या b के इक्वल है। तो यह 3 प्लस 2 उस 5 में जोड़ देगा। इस मामले में हमारे पास सामान्य रूप से 5 कॉलम हैं। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? एक की शून्यता और कुछ नहीं बल्कि अशक्त स्पेस का आयाम है जो इस पिछले मामले में 2 था। मतलब फ्री वेरिएबल्स की संख्या या हमारे नोटेशन में हम फ्री वेरिएबल्स की इस संख्या को n-r के रूप में भी लेते हैं क्योंकि हमारे पास n कॉलम हैं और r वे पंक्तियां हैं जहां हमारे पास पिवोट्स हैं। तो यह n-r या यह r मूल रूप से मैट्रिक्स का रैंक है क्योंकि ये वे पंक्तियां हैं जहां पिवोट बैठी है। तो A की रैंक r है जो कि पिवोट एलिमेंट्स की संख्या है। पिवोट एलिमेंट्स की संख्या है, इसलिए यहाँ रैंक r है और यह शून्यता n-r है। तो यह रैंक शून्यता प्रमेय कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कहता है कि मैट्रिक्स की रैंक प्लस मैट्रिक्स की शून्यता। तो r प्लस यह n-r मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या में जोड़ना चाहिए। इसलिए इसे रैंक कहा जाता है। शून्यता प्रमेय प्लस की शून्यता n के इक्वल है। अब यहाँ हम मैट्रिक्स की रैंक पाएंगे, तो इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ 3 0 2 2 और फिर तो हमें उस रैंक को खोजने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, जिसे हमें पंक्ति कम किए गए इक्लोन फॉर्म में बदलना है। इसलिए इस मामले में हम इस 2 0 को यहाँ सेट करने का प्रयास करेंगे, इसके साथ 2 बार जो हम जोड़ेंगे और वह हमें यहाँ 0 देगा। यह 42 जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ वह 24 और माइनस यह 2, तो यह 28 होगा और फिर हमारे पास 58 है। हम वास्तव में इसका 2 गुना जोड़ रहे हैं। पहली पंक्ति हम इसमें जोड़ रहे हैं तो यह 24 था और फिर यह 28 है। यहाँ भी 54 प्लस 2 प्लस 4 यह एक 58 है और इसी तरह यहाँ हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे ताकि हम इसे प्राप्त कर सकें। पंक्ति तो यह पहली है। यह प्रतिक्रिया का रोटेशन है कि हमने इन एलिमेंट्स को यहाँ इस 3 2 0 के नीचे सेट किया है। अब हम इन एलिमेंट्स को लेंगे और इस पंक्ति 2 की मदद से अब इसे यहाँ से माइनस करके 21 को समाप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि यह अगला चरण होगा। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति यथावत रहेगी और अब हम इन 2 0 को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि इसका आधा हम इस पंक्ति में यहाँ जोड़ रहे हैं, इसलिए यह 0 हो जाता है, यह भी 0 हो जाता है और यह भी 0 बन जाता है। तो यह पंक्ति कम हो गई इक्लोन फॉर्म है और इस पंक्ति में कम किए गए इक्लोन फॉर्म में हमें अब पिवोट्स की संख्या गिननी होगी। इसलिए हमारे पास एक धुरी है, यहाँ हमारे पास एक और धुरी है 42 के रूप में। तो यहाँ कुल पिवोट्स हमारे पास 2 हैं और इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ 2 है। तो यह रैंक प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है, हम सिर्फ मैट्रिक्स लेते हैं और इसे पंक्ति कम करने के लिए कम करने का प्रयास करते हैं और फिर पिवोट्स की संख्या की गणना करते हैं और यह ठीक मैट्रिक्स का रैंक है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम पाएंगे कि 1 की रैंक इस 1 से 0 माइनस 1 और 2 6 माइनस 3 और माइनस 3 1 4 4 4 5। तो इस मैट्रिक्स के साथ फिर से हम इसे कम कर देंगे, फिर से हम इसे कम कर देंगे। पंक्ति कम किए गए इक्लोन फॉर्म तो पहले हम करेंगे, इस एलिमेंट को 0 पर 2 और 1 पर सेट करें ताकि हमें यहाँ 0 0 मिले। अब के दूसरे भाग में हम उन्हें इस 2 के नीचे 0 पर सेट करने का प्रयास करेंगे ताकि यह सेट 0 हो और अब हम यहाँ पिवोट्स की गणना कर सकते हैं। इसलिए यह पिवोट है और यह पिवोट है और यह भी यहाँ पिवोट है, इसलिए हमारे पास 3 पिवोट हैं।
इस मामले में और इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। निर्धारक के रूप में इस रैंक को निर्धारित करने का एक और तरीका है ताकि हम जल्द ही यहाँ सब मैट्रिक्स की पहली डेफिनिशन देंगे। मान लीजिए कि यह ए ऑर्डर m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को छोड़कर ऐसे प्राप्त मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स कहा जाता है। इसलिए मैट्रिक्स दिया जाता है, हम हटाते हैं पहली पंक्ति को, तीसरा कॉलम कहते हैं, फिर जो कुछ भी बचा है वह सब मैट्रिक्स है, या हम अधिक पंक्तियों को अधिक कॉलम हटा सकते हैं। इसलिए कुछ पंक्तियों और कुछ कॉलमों को हटाकर यह छोटा मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स कहलाता है। इसलिए यहाँ रैंक को परिभाषित किया गया है। इस निर्धारक से भी परिभाषित किया जा सकता है कि एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए में रैंक आर है। इसका रैंक आर होगा जब यदि और केवल यदि ए के पास आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स है तो स्क्वायर एक स्क्वायर गैर शून्य निर्धारक के साथ सब मैट्रिक्स है। इसलिए हमें अब इस दिए गए मैट्रिक्स आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स से बाहर निकलना होगा जिसमें गैर शून्य निर्धारक है, जबकि r प्लस एक या अधिक पंक्तियों के प्रत्येक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का निर्धारक शून्य है। इसलिए हमें पूरे मैट्रिक्स से शुरू करना होगा। यदि उदाहरण के लिए यह 2/3 मैट्रिक्स है तो 2/2 सब मैट्रिक्स हमें देखना होगा और देखना होगा कि क्या वे सभी 0 हैं। तो हमें एक स्तर पर जाना होगा और इसी तरह अब हमें एक विशेष मामले में गैर शून्य निर्धारक के साथ इस पर्टिकुलर मामले में सब मैट्रिक्स को देखना होगा। जब ए स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसका रैंक n है यदि निर्धारक ए 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका निर्धारक 0 के इक्वल नहीं है तो इसकी पूर्ण रैंक है। इसलिए रैंक n है क्योंकि निर्धारक 0 नहीं है। यदि निर्धारक 0 है तो हमें क्रम a-1 के इस विभिन्न सब मैट्रिक्स को कम करना होगा। हमें ऑर्डर n के सभी सब मैट्रिक्स और उनके निर्धारक की जांच करनी होगी। यदि वे सभी शून्य हैं फिर हमें माइनस करना होगा और -2 और इसी तरह। लेकिन उदाहरण के लिए यह n-1 सब मैट्रिसेस यहाँ तक कि एक में गैर शून्य निर्धारक है तो रैंक यह होगा कि n-1 और 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 है क्योंकि हमारे पास उदाहरण के लिए यहाँ यह सब मैट्रिक्स गैर शून्य निर्धारक के साथ किसी भी सब मैट्रिक्स को हम स्तर 1 तक भी लेते हैं क्योंकि सभी प्रविष्टियां 0 हैं। तो यह सब मैट्रिसेस आप जो भी ऑर्डर लेते हैं निर्धारक 0 होने वाला है। इसलिए इसे हम 0 मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं, 0 है। यहाँ यह सरल उदाहरण लिया जाएगा जो 3-1-2 और 6-2-4 और 3-1-2। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इसका निर्धारक 0 है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि 3-1-2 और यह पंक्ति भी 3-1-2 है। इसलिए इसका निर्धारक 0 होगा। इसलिए ए का डिटर्मिनेंट 0 है जिसका अर्थ है कि अब रैंक R3 नहीं हो सकती क्योंकि हमें यह 3/3 मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। यह गैर शून्य निर्धारक होना चाहिए, गैर शून्य होना चाहिए, फिर रैंक 3 होगी। तो अब रैंक 3 से लेस देन होगी। इसलिए हमें अब सब मैट्रिक्स को क्रम 2/2 के सब मैट्रिक्स के निर्धारक की जांच करनी होगी। इसलिए यदि हम इसे 2/2 लेते हैं सब मैट्रिक्स, उदाहरण के लिए हम इस दूसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम और तीसरी पंक्ति को छोड़कर इसे लेते हैं। इसलिए हमारे पास यह डिटर्मिनेंट है और अब यहाँ डिटर्मिनेंट 6-6 होगा। इसलिए फिर से 0। हम यहाँ कोई अन्य 1-2-2-4-1 और मैट्रिक्स लेते हैं, यह भी 0 है। जब हम डिटर्मिनेंट को कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम यह 6-4-6 लेते हैं और यह 4-3 और 2। तो यहाँ भी 12-12 0। इसलिए कोई भी डिटर्मिनेंट हम इस मैट्रिक्स में से 2/2 के ऑर्डर लेते हैं, उत्तर 0 है। इसलिए सभी 2/2 सब मैट्रिक्स में 0 डिटर्मिनेंट होता है और
यही कारण है कि हम यहाँ अब हमें क्रम के इस निर्धारक की तलाश करनी है, लेकिन यह गैर शून्य मैट्रिक्स है। वैसे भी जो भी मूल्य हमारे पास ऐसा है कि उस स्थिति में रैंक 1 होना चाहिए। क्योंकि यह गैर शून्य मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ रैंक 1 है, और इस उदाहरण 2 में हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ हम जांचते हैं कि यह फिर से 0 है। इसलिए जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो रैंक को मैट्रिक्स के क्रम से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ए की रैंक 3 से कम होनी चाहिए, और इस मामले में हम उदाहरण के लिए इस डिटर्मिनेंट का भी निरीक्षण करते हैं। हम 1 3 2 4 लेते हैं और मान 0 के इक्वल नहीं है। मान 4 घटा 6 घटा 2, इसलिए यह 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए हमारे पास सब मैट्रिक्स है जिसका क्रम 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसका डिटर्मिनेंट गैर शून्य है, और वहां हम अब रैंक तय कर सकते हैं कि रैंक 2 हो। हालांकि यह रैंक प्राप्त करने की पहले की प्रक्रिया की तुलना में थोड़ा मुश्किल है, जहां हमने पंक्ति को इक्लोन फॉर्म कर दिया है और फिर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ रैंक क्या है। आपको डिटर्मिनेंट के इन विभिन्न ऑर्डर को देखना होगा और जांचना होगा क्या कुछ गैर शून्य है। उदाहरण के लिए यह एक आसान था, हमने आसानी से देखा है कि इस सब मैट्रिक्स में 0 पर डिटर्मिनेंट है, इसलिए रैंक 2 है। अगर हम यहाँ पहचान मैट्रिक्स लेते हैं तो 1 1, हम जानते हैं कि यहाँ डिटर्मिनेंट वह है जो 0 के बराबर नहीं है, और इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि हमने रैंक 1 की विभिन्न डेफिनिशंस देखी हैं, वह थी पिवोट्स की संख्या में पंक्ति में कम किए गए इकोलॉन फॉर्म, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या थी, कई लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स थे, और हम कॉलम स्पेस के आयाम के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि पंक्ति स्पेस के रैंक आयाम के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि रैंक भी है, और हमने डिटर्मिनेंट के संदर्भ में रैंक पर भी चर्चा की है। तो ये यहाँ इस्तेमाल किए गए संदर्भ हैं, और आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।